हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 4 EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, एक कंसेप्ट हमने लास्ट यूनिट में किया था कि जब किसी रेक्टेंगुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उस लूप में से करंट फ्लो कराया जाता है तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है जो टॉर्क उसको रोटेट कराने में हेल्प करता है। तो अगर इस सेम पैटर्न को मैं इक्वेशन के थ्रू लिखूं, जैसे अगर आपने एक करंट लूप लिया और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो रिजल्ट जो आता था वो आता था टॉर्क ऑन अ लूप, टॉर्क ऑन अ लूप, ये रिजल्ट मिलता था आपको। सिमिलरली हम ये पढ़ने जा रहे हैं इस यूनिट में कि इस इक्वेशन का रिवर्स अगर कर दिया जाए तो वो भी ट्रू होता है। रिवर्स का मीनिंग क्या है हमारे पास कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चीज है और उसके ऊपर टॉर्क भी लग रहा है लूप पर, तो ये दोनों चीजें क्या कर देंगी, एक करंट इंड्यूस कर देंगी इसके अंदर, कॉइल के अंदर। ये चीज है हमारे पास कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी के ऊपर टॉर्क लग रहा है तो एक करंट अपने आप पैदा हो जाता है उस कॉइल के अंदर, जिसको इंड्यूस करंट कहते हैं। कुछ थोड़ा बहुत कंसेप्ट हमने जो है वो 10th क्लास में भी किया था इंडक्शन का, डेफिनेशंस हमने की थी सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो वही सेम चीज यहाँ पर है कि जब भी ऐसे फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल लगती है तो कुछ अमाउंट करंट का कॉइल में पैदा हो जाता है। इसी फिनोमेना को हम EMI कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। बेसिकली स्टेटमेंट क्या कहलाएगी वो देख लीजिए, स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम इनकी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, देखिए, इट इज द फिनोमेना जनरेटिंग EMF या फिर करंट इन अ कॉइल। किसी कॉइल में EMF जिसे इंड्यूस EMF बोलते हैं या करंट जिसे इंड्यूस करंट बोलते हैं, उसको जनरेट करने का फिनोमिना बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और नीचे आप लिख सकते हो EMF प्रोड्यूस्ड बाय दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF। और अगर जो करंट पैदा हुआ है इसकी वजह से, करंट प्रोड्यूस्ड बाय दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। ये दो टर्म हमारे पास आती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक नई चीज जो यहाँ है वो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ हमने लिखा सेम है बिल्कुल जैसे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं से पास हो रही है उसको बोलते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे ही कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं से पास हो रही है वो हो जाएगा आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स। उसको भी फाई से डिनोट करते थे, इसको भी फाई से डिनोट करते हैं। वहां फॉर्मूला आया था आपके पास E.ds, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया जिसमें से लाइन पास हो रही है। यहाँ आ जाएगा B.ds। यहाँ ये फॉर्मूला बन जाता है इस चीज का। तो अगर डेफिनेशन लिखनी है तो हम लिख लेते हैं, वो भी देख लीजिए। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन crossing a
किसी सरफेस को जो क्रॉस कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसी को ही मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। फाई ये फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इनटू डीएस। इसको डी फाई बोलते हैं क्योंकि डीएस वर्ड आपने यूज कर रखा है। जनरलाइज करोगे तो फॉर्मूला ये आ जाता है बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, बी एरिया ही होता है आपके पास, और डॉट हटाओगे तो ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। सेम जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया था, बस बी की जगह ई आया है, वरना कुछ भी चेंज नहीं हुआ। वहां भी फ्लक्स को फाई से डिनोट करते थे, यहाँ भी फाई से किया है। वहां भी एरिया ए था, यहाँ भी एरिया ए है। एज कोस थीटा लिखा हुआ है, तो थीटा की वैल्यू अगर 0 होगी तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, यानी कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन तब पास करेंगी जब सरफेस जो है वो पैरेलल होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये आपने पढ़ लिया मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसके चेंज होने से पैदा होती है हमारे पास या तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट। ये हमारे पास कंसेप्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और अगर फ्लक्स के बारे में आपने और पढ़ना है तो इसकी यूनिट भी है हमारे पास। ऐसा यूनिट फ्लक्स की है वेबर, और सीजीएस यूनिट है हमारे पास मैक्सवेल। ये हमारे पास इसकी सीजीएस यूनिट है। दोनों में अगर रिलेशन निकालो तो 1 वेबर इक्वल होता है 10⁸ मैक्सवेल के। ये रिजल्ट है इनके बीच का यूनिट्स का। और एज इट इज टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नंबर बताती है किसी संख्या का, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ऑल्सो it is the product of dot product of two scalar quantities, that's why it is a dot product of two vector quantity, इसलिए ये क्या है, एक स्केलर है। दोनों तरीकों से हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या है, स्केलर है। अगर किसी सरफेस से लाइन बाहर की तरफ आ रही है तो उसको बोलते हैं आउटवर्ड फ्लक्स, वो पॉजिटिव लिया जाता है हमेशा। और अगर किसी सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही है तो उसको बोलते हैं इनवर्ड फ्लक्स, उसको हम नेगेटिव लेके चलते हैं। फैराडे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बेस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। दोनों एक्सपेरिमेंट क्लास 10th में भी हमने डिस्कस किए हैं। एक बार दोबारा मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हमें चलना है फैराडे वाले। फैराडे ने पहला एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने एक कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया था और पास में एक मैग्नेट को लेके आए थे। 10th क्लास में भी था हमारे पास ये। उन्होंने क्या देखा कि जब यहाँ पर कोई मोशन नहीं था, मैग्नेट रेस्ट पे थी और कॉइल भी ऐसे ही थी आपके पास, तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं थी। जैसे ही आपने मैग्नेट का मोशन शुरू किया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि इस कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक था, जो पहले से फ्लक्स लिंक था, वो पहले जो था वो कांस्टेंट था, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी शुरू हुई उसने उसके फ्लक्स को इफेक्ट करना शुरू कर दिया। तो किसी कॉइल के साथ लिंक अगर फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा तो उसका रिजल्ट आपको क्या बताया था, जो डिफ्लेक्शन आई है वो एक करंट पैदा होने की वजह से आई है। देखो 10th में आपको फ्लक्स नहीं बताया जाता था, 10th में आपको क्या बोलते थे कि जब कॉइल मूवमेंट करेगी तो यहाँ पर एक करंट आपको महसूस होगा, गैल्वेनोमीटर में दिखेगा, उसको बोलते हैं इंड्यूस करंट। लेकिन यहाँ हमने क्या पढ़ा कि इंड्यूस करंट तब पैदा होता है जब कॉइल के साथ जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो यहाँ हमने ये लाइन अब एक्स्ट्रा डाल दी कि जैसे ही मैग्नेट को हम मोशन में लाएंगे बिना टच कराए, सिर्फ इसके पास और दूर लेके जा रहे हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल का था वो चेंज हो रहा है और फिर एक करंट पैदा हो रहा है जिसे आप इंड्यूस करंट बोलते हो। ये कंक्लूजन था। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, कॉइल के साथ दूसरी कॉइल ले ली और इस पर बैटरी लगा दी। अब इसमें जब करंट पास कराया गया, अगेन वही चीज फिर हमें नोटिस करने को मिली कि जब इसमें करंट पास होता है उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर देती है, जिससे इसके अंदर फिर दोबारा एक करंट पैदा हो जाता है और जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन पैदा करता है, तो उसे आपने बोला था इंड्यूस करंट। तो ये चीजें फैराडे ने की थी। इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे
फैराडे ने हमें लॉ दिए जिसे कहा जाता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। फैराडे के दो लॉ थे, दोनों हम डिस्कस करेंगे। तो जो हेडिंग रहेगी टॉपिक की हमारे पास वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको EMI लिख लेते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दो लॉ दिए देखिए ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, दो एक्सपेरिमेंट उसने किए, एक कॉइल ऑफ मैग्नेट वाला, एक दो कॉइल वाला। उन्हीं दोनों एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे दो लॉ दिए। पहला लॉ देखिए क्या कहता है कि whenever magnetic flux linked with a coil changes a induced EMF is produced in said coil, ये था पहला लॉ, जो सिंपली कंक्लूजन था उसके एक्सपेरिमेंट का कि जब भी किसी फील्ड से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि एक ईएमएफ अपने आप इंड्यूस हो जाएगी। इसके साथ उसने एक लाइन और जोड़ी और वो ये कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक रहेगी जब तक चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स में कंटिन्यू रहेगा। जैसे ही चेंज होना बंद हो गया, वहीं इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, इंड्यूस नहीं होगी। तो उस लाइन को भी हम लिख लेते हैं, द ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग as the change in magnetic flux continues, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो ईएमएफ भी वहां पर बनी रहेगी। ये था फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहा, सेकंड लॉ में उसने ये कहा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि कितना ज्यादा अमाउंट चेंज हो रहा है फ्लक्स का। जितना कम अमाउंट चेंज हुआ उतनी कम ईएमएफ पैदा होगी, जितना ज्यादा अमाउंट चेंज हुआ उतनी ज्यादा ईएमएफ पैदा होगी। तो सेकंड लॉ जो था हमारे पास वो क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे कि नेट अगर phi1 इज फ्लक्स at time t1 and phi2 is flux at time t2। t1 टाइम पे कोई फ्लक्स phi1 है, t2 टाइम पे कोई फ्लक्स phi2 है। तो इस सेकंड रूल के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ E होगी वो इक्वल होगी phi2 माइनस phi1 t2 माइनस t1। रेट ऑफ चेंज ऑफ तो यही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल हमने कर दिया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी फाई बाई डी टी। चेंज को हम डी से दिखाते हैं। तो जो फॉर्मूला आपके पास आ गया, लेकिन अभी हमने प्रोपोर्शनल की बात की है, कांस्टेंट नहीं लगाना, वो प्रोपोर्शनल की बातें चल रही है। अब जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो ये हो जाएगा माइनस के डी फाई बाई डी टी। के कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 है, तो E इक्वल हो गया माइनस डी फाई बाई डी टी। अब माइनस का साइन यहाँ पर ये दिखा रहा है हमें कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है ये अपोज कर रही है किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का।
एक तरीके से ये रिस्टोरिंग है, जैसे किसी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाती है तो वो क्या करती है, वो उस बॉडी में होने वाले चेंज का अपोज करती है। ऐसे ही ये जो करंट और ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, ये उस ईएमएफ के चेंज को अपोज करती है, ये नहीं चाहती कि वो चेंज हो, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया है, नेगेटिव। आपको याद रहे मैं लिख देता हूं, इसलिए नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट induced EMF opposes the change in magnetic flux। ये नेगेटिव साइन ये रिमाइंड कराता है कि जो EMF इंड्यूस हुई है ये चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर रही है आपके पास। दूसरी चीज जो यहाँ से हमें देखने को मिली और हमने 10th में भी ये बात डिस्कस की थी कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती अपनी, लेकिन फिर भी इसकी डायरेक्शन है। तो वो डायरेक्शन कैसे मापी जाती है, जो भी इसको पैदा करता है ये उसी का ही अपोज करता है। जैसे यहाँ देख लो, इस फ्लक्स की वजह से ये पैदा हुआ, ये फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ पैदा हुई यहाँ पर, लेकिन इसने इसका अपोज कर दिया, माइनस साइन आपको नजर आ रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट जो है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती अपनी, इट ऑलवेज अपोज इट्स कोज ऑफ प्रोडक्शन। जिसने इसको पैदा किया वो हमेशा उसको क्या करता है, अपोज करता है। ये चीज बताने के लिए ये बात जो हमने बोली थी इसको अपोज करता है, साइंटिस्ट हुए लेंज, उन्होंने लेंज लॉ बनाया था जिसमें ये बात बताई गई। तो अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है आपके पास लेंज लॉ। ये वो लॉ है जो आपको डायरेक्शन बताता है किसकी, इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर करंट की। दिस लॉ गिव्स द डायरेक्शन, लिख लीजिए इसके बारे में, दिस लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इन अ कॉइल। किसी कॉइल में पैदा हुए इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट की ये डायरेक्शन बताएगा। और क्या होगी डायरेक्शन अपने पास, तो हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो हमने अभी डिस्कस की कि ये हमेशा अपोज करेगा किसको, अपने कोज को। तो लिख लेते हैं वर्डिंग्स में, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस इट्स कोज ऑफ प्रोडक्शन। जिसने इसको पैदा किया ये हमेशा उसी को क्या करता है, अपोज करता है, यही इसकी डायरेक्शन है और कोई डायरेक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल हम एक ले लेते हैं यहाँ पर, ये हमने एक कॉइल रख दी, 2D में आपको ऐसे दिखाई दे रही है लेकिन हमने इसको ऐसे रखा हुआ है। एक मैग्नेट हम इसके पास लेके आए, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। अब देखिए इस कॉइल के अंदर हमें पता है जो करंट इंड्यूस होने वाला है वो इसको अपोज करेगा। और अपोज कब हो सकती है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल कब अपोज होगा, जब इस लूप का फ्रंट फेस पे कौन सा पोल जनरेट होगा, नॉर्थ जनरेट होगा। ठीक है, तो हम इसको फिर कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हम ये लिखते हैं कि व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ magnet got near a loop, एक लूप के पास हम अगर उसको लेके आए, and induced current setup which produce its own magnetic field
अब ये जो करंट पैदा हो गया ये भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल होगा इस मैग्नेट की तरफ और साउथ पोल होगा पीछे की तरफ, तभी तो ये क्या हो पाएंगी, अपोज हो पाएंगी। तो हम लिख लेते हैं इट प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड विच अपोज, इसकी मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर अपोज कर रही है उसको तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हेंस नॉर्थ पोल ऑफ लूप इज एट फ्रंट फेस। ठीक है, यानी कि ऐसे रखा हुआ तो ये फ्रंट फेस है, तो इस पे कौन सा पोल आया होगा, नॉर्थ पोल आया होगा। तो इस तरीके से पता लगता है हमें इसकी डायरेक्शन का कि अगर किसी को भी पास लेके आ रहे हैं तो वो रिपल्शन फील कर रही है, तो इसका मीनिंग यहाँ जो इंड्यूस करंट पैदा हुआ है उसने एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर ली जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही है, और वो तब हो सकता है जब इसके फ्रंट फेस पे क्या हो जाए, नॉर्थ पोल हो जाए। ये लॉ है जो मेजर करता है। इसके अलावा एक लॉ आपको 10th क्लास में भी पढ़ाया गया था जिसमें हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहते थे उसको, वो भी इंड्यूस करंट के लिए ही था कि अगर आप फर्स्ट फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर तीनों को 90 डिग्री पे स्ट्रेच कर लो तो जो आपका थंब है वो आपको मोशन के बारे में बताता है, मोशन बॉडी का जो मूवमेंट है कंडक्टर का। फर्स्ट फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, और मिडिल फिंगर जो है आपको वो बताती है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ। जनरेटर जब हम बात करते थे तो जनरेटर में हम वही रूल लगाते थे। तो ये दोनों रूल जो है लेंस लॉ और वो, ये दोनों ही हमें हेल्प करते हैं पता लगाने में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब देखिए इसी में ही जो फैराडे ने लॉ दिया उसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट और है, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि अगर आपको इंड्यूस करनी हो ईएमएफ, यानी कि अगर आपको ईएमएफ पैदा करनी हो तो कितने मेथड होंगे आपके पास ईएमएफ पैदा करने के। मेथड टू प्रोड्यूस ईएमएफ या मेथड्स टू इंड्यूस ईएमएफ या प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ, कुछ भी आ सकता है। देखो एज फाई इज इक्वल्स टू एज E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी विद माइनस साइन, ये हमने पढ़ लिया। और फाई को हमने पढ़ा, फाई किसके इक्वल था, फ्लक्स जो था वो इक्वल था बी ए कोस थीटा, ये भी हमने पढ़ लिया। तो अब ध्यान से देखो इस ब्रैकेट में तीन चीजें हैं, अगर दो कांस्टेंट भी रहे और कोई भी एक चेंज हो जाएगा तो भी ये वैल्यू चेंज होगी, तो क्या पैदा होगा, ईएमएफ पैदा होगा। यानी कि यहाँ पर तीन मेथड है ईएमएफ पैदा करने के। पहला तो आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, दूसरे केस में आप एरिया चेंज कर सकते हो, और तीसरे केस में ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो जिसमें वो कोयल रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तीनों में से कोई भी अगर आप एक चीज चेंज कर दो तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी। तीनों को डिस्कस करते हैं। पहला केस होगा बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि B को अगर आप चेंज करना चाहो तो वो हमारे पास पहला है, तो लिख लीजिए इसमें इन फैराडे एक्सपेरिमेंट मैग्नेट इज मूव्ड इन फैराडेज experiment magnet is moved towards and away from coil, towards and away from coil, hence magnetic flux linked with coil changes, so magnetic field is changing, which gives
ये सिंपल था पहले वाला, आपको पता ही है कि कैसे चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब बात करते हैं सेकंड की, बाय चेंजिंग एरिया, ये समझ लीजिए हम एक यूनिफॉर्म यहां बना लेते हैं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन मान लेते हैं कि ये जो रीजन है इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। एक कंडक्टर मैंने मान लिया जिसका आधे से ज्यादा हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, लेंथ इसकी L है और जो टोटल पार्ट है इसका जो इसके अंदर है वो है x, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है A B C D, इसको हमने नाम दे दिया। इसको बाहर की तरफ मूव कराना है विद वेलोसिटी v के साथ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हम ये कहते हैं कि चलो इसको थोड़ा सा मूव करा दिया, ये जो पार्ट यहाँ था अब वो पार्ट यहाँ आ गया, ये वाला सिरा उठ के यहाँ आ गया, ये बाहर की तरफ निकल गया, थोड़ा सा आगे की तरफ आ गया। ये जो हिस्सा चेंज हुआ इसको नाम दिया डेल्टा x। टोटल x था, डेल्टा x आगे सरक गया, यानी कि ये इतना ही डेल्टा x बाहर की तरफ आ गया। तो हमारे अकॉर्डिंग डिक्रीज इन एरिया क्या होगा, डिक्रीज इन एरिया, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ तो अभी भी सेम ही है, ब्रेथ कितनी चेंज हुई, कम हुई, डिक्रीज तो यही हुई है, तो ये हो गया डेल्टा x, तो L इंटू डेल्टा x, लेकिन डिक्रीज की बात कर रहे हैं, कम हुआ है तो हमने साइन कैसा लगा दिया, माइनस का लगा दिया। यहाँ तक बात आगे समझ में आपको। नाउ अगर एरिया डिक्रीज हुआ है तो फ्लक्स भी डिक्रीज हुआ होगा, डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स इक्वल होता है B डॉट एरिया, तो B क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डॉट L dx और माइनस साइन आ गया बाहर की तरफ आपके पास। देखिए कंडक्टर को आपने मूव कराया मैग्नेटिक फील्ड में, तो एरिया अगर डिक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो गया तो इसका मीनिंग अब इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होगी, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल होती है आपके पास माइनस d∅dt। वैल्यू पुट करते हैं, देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो पूरी ये है, ठीक है, पूरी ये नहीं सॉरी, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ऊपर वाला ये है d∅, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा BL डेल्टा x, अपॉन में आ गया डेल्टा t, ठीक है, ये तो चेंज था डेल्टा t, ये क्या बना, ये बना आपके पास BLV वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आपने इसको बाहर निकाला था। तो एक नया फॉर्मूला आपके पास आ जाता है ईएमएफ का, वो इक्वल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों की प्रोडक्ट आपको क्या दे देती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ दे देती है। ये तो हमें पता था एरिया चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, सेकंड मेथड है, लेकिन उससे एक फॉर्मूला और निकाल लिया कि ये फॉर्मूला भी वहां पर नया पढ़ने को मिलेगा। तीसरा है आपके पास मेथड, थर्ड मेथड, बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन, बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो कॉइल आपने रख रखी है, अगर उनके बीच का ओरिएंटेशन यानी कि एंगल चेंज हो जाए तो भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। ये आप लिख लोगे अपने आप इसमें कि व्हेन अ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटेड देन फ्लक्स लिंक विद इट्स चेंजेस, क्योंकि रोटेट कर रही है तो ओरिएंटेशन वहां पर चेंज हो रही है। ये इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं आपके डिवाइस, जैसे कि एसी जनरेटर हो गया, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जनरेटर के अंदर कॉइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ओरिएंटेशन बार बार चेंज होती रहती है, एंगल चेंज होता रहता है, वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होती रहती है। तो ये था हमारे पास आज का कंसेप्ट जिसमें हमने ईएमआई पढ़ा, उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट किया, फैराडे के एक्सपेरिमेंट डिस्कस करके फैराडे के लॉ हमने एक्सप्लेन किए। फैराडे के लॉ एक्सप्लेन करने के बाद हमने ये देखा कि फिर प्रोड्यूस कैसे की जा सकती है इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसमें कौन कौन से मेथड हमारे पास आए।